नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रश्नोत्तरी 3 सीरीज 3 लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो आर्मी ने जो पहले एग्जाम के सिलसिले में जो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं बार बार कि सर नर्सिंग असिस्टेंट का ऑनलाइन होगा या नहीं, वो देखो, अगर उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है, नोटिफिकेशन भी डाला है, उन्होंने टेस्ट भी डाल दिया है, अपना जो टेस्ट जो होता है टेस्टिंग का वो टेस्ट भी डाल दिया है और उसमें इसका जीडी, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट सभी का डाला है। तो अभी फाइनल नहीं कह सकते क्योंकि उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो उन्होंने जारी अभी तक नहीं किए, सिर्फ उन्होंने अपडेट डाला है, साइट पर अपडेट डाला है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है कि नर्सिंग असिस्टेंट का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि आगे जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ये कन्फर्म। लेकिन ये नहीं कह सकते ये एग्जाम जो है 16 फरवरी को या जो आगामी जो दूसरे फेज की जो भर्ती होगी मार्च में जो शुरुआत होगी वो एग्जाम होगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये कन्फर्म है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये पहले होगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है। 31 जनवरी को आने की संभावना है नोटिफिकेशन, तो तब तक आप बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के होने बाद बौद्ध संगीतियां की थी। और ये भी ध्यान रखें, बौद्ध संगीतियां जो है वो गौतम बुद्ध ने 4 बौद्ध संगीतियां की थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियां की थी। और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो प्रथम पूछी जाती है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में की थी। कहाँ की थी? राजगृह में की थी। और उसके बाद दूसरी पूछी नहीं जाती, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से गौतम बुद्ध की बौद्ध संगीतियां सफल है या नहीं है, तो ये ध्यान रखें। तो पहली जो थी वो राजगृह में की थी, दूसरी जो की थी वो वैशाली में की थी, और तीसरी जो थी वो पाटलिपुत्र में, और चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो कुंडलवन में की थी। और एक बात यह ध्यान रखें, पहली बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है निम्न में से? देखिए, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, पहला जो राज्य है गुजरात, दूसरा जो फिर राज्य आता है राजस्थान, कुछ हिस्सा आता है राजस्थान के बाद आता है तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, और झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और फिर 7वें नंबर पे आता है फिर त्रिपुरा, और 8वें नंबर पे आता है मिजोरम। तो यह ध्यान रखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए ऑप्शन में, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरती है, उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते? राष्ट्रपति जो होता है अपना पद का जो इस्तीफा या अपना जो त्याग पत्र जो है सौंपता है, वो किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और यह ध्यान रखें, यह अनुच्छेद 56A के तहत है। अनुच्छेद 56A के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा या अपने पद का जो त्याग पत्र जो सौंपता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और इससे उल्टा ये ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं अपना त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद का जो त्याग पत्र या इस्तीफा जो सौंपते हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और अनुच्छेद 56A के तहत। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार जो था वो कौन था? देखिए, अल बिरूनी आए थे। कौन आए थे? अल बिरूनी आए थे। और अल बिरूनी जो थे वो पारसी विद्वान या पारसी लेखक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत के लिए, भारत का वो लिखी थी किताब अल हिंद।
किताब अल हिंद इन्होंने पुस्तक रचना की थी, भारत की रचना की थी, तो वो अल बिरूनी द्वारा की गई थी। और महमूद गजनवी के साथ आने वाला भारत का इतिहासकार, और भारत का ये प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है, कुछ बुकों में तो इसे प्रथम इतिहासकार भी दर्शाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना या गठन जो है वो किया गया था 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और इस गठन में मुख्यतः जो शौर्य जो जाता है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इसमें काफी क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन मुख्य जो थे वो थे मोतीलाल और चित्तरंजन नेहरू थे। और एक बात और ध्यान रखें, पहले तो इसकी तिथि ध्यान रखें, 1 जनवरी 1923 को इसका गठन किया गया था। और मुख्य जो शौर्य जो जाता है वो चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू को जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? देखिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की जो है ब्रिटेन सरकार द्वारा दी गई थी। और वहां पर इन्होंने समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान हिस्सा दिया था। इसके उपलक्ष्य में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो जो उपाधि जो दी गई थी वो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। और एक बात ध्यान रखें, इनके कुकर्म जिन्होंने भारत पे इन्होंने कुकर्म किए, उसके बाद जैसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपनी जो उपाधि जो थी, जो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी, उसको वापस इन्होंने मेडल और उपाधि को वापस लौटा दिया था ब्रिटिश इनको 1919 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध कब हुआ था? देखिए कलिंग युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया? कलिंग युद्ध जो है वो अशोक द्वारा, महान सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था। और महान सम्राट अशोक का यह अंतिम युद्ध था जो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी में लड़ा गया। और अंतिम युद्ध था अशोक का, अंतिम युद्ध था, निर्दयी युद्ध था। इसके बाद इन्होंने अपने विचार विमर्श जो थे उनको परिवर्तन किया। यहाँ की जो हालात जो दशा देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खराब थी, उस पर इन्होंने ये अपने जीवन का इन्होंने निर्णय लिया कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। हालांकि ये इस युद्ध को विजय हुए थे, इस युद्ध को क्या हुए थे? विजय हुए थे। फिर इन्होंने इस युद्ध की समाप्ति के बाद ये निर्णय लिया ये हमारा अंतिम युद्ध होगा। और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाए। तो काफी बार पूछा गया है कि महान अशोक सम्राट का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कलिंग का युद्ध था। कब हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। एक पूछा जाता है महान अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्होंने प्रचार प्रसार किया फिर भारत में, और भारत से अन्य दूसरे देश में इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को क्या है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। इनका पुत्र का नाम था महेंद्र, काफी बार पूछा गया। और इनकी पुत्री जो थी वो संघमित्रा थी और उनको श्रीलंका भेजा गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महान अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा? तो वो श्रीलंका भेजा था। इनके पुत्र का नाम महेंद्र था और इनकी पुत्री जो थी वो संघमित्रा थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वायुसेना दिवस जो है वो बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए नौसेना दिवस, नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को बनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस बनाया जाता है। पीछे हमने चर्चा की थी पिछली सीरीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए प्रथम परमाणु बम जो है वो कब गिराया गया? तो प्रथम परमाणु बम जो है वो 6 अगस्त को गिराया गया। किसको? 6 अगस्त को गिराया गया। कहां गिराया गया? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर गिराया गया। तो स्थान पूछा जाता है कि प्रथम बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा पे गिराया गया। कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945। इसके 3 दिन के अंतराल के बाद फिर बम गिराया गया था। वो गिराया गया था 9 अगस्त को। कब गिराया गया था? 9 अगस्त को गिराया गया था। वो कहां गिराया गया था? वो नागासाकी पर, नागासाकी पर। अब पूछा यह जाता है कि प्रथम
परमाणु बम कहाँ गिराया गया, अगर ऑप्शन में देश दिए हुए तो ये दोनों जो शहर हैं वो जापान देश के हैं। तो प्रथम कहाँ गिराया गया था, प्रथम बार जापान देश पर, जापान देश पर गिराया गया था। किस द्वारा गिराया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, अमेरिका देश द्वारा गिराया गया, या परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो अमेरिका द्वारा गिराया गया। और कहाँ गिराया गया, जापान में गिराया गया। नागासाकी और हिरोशिमा जो है वो दोनों ही जो स्थान है वो जापान देश के स्थान है। और 3 दिन के अंतराल से, पहली तिथि जो थी वो 6 अगस्त थी, दूसरी थी वो 9 अगस्त थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, कि बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है। किसका, बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, सर्वाधिक जो हमारी पृथ्वी पे जो धातु तत्व पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाए, एल्यूमिनियम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम धातु को रखा जाता है। देखिए सोडियम के साथ एक धातु और ध्यान रखें, पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। वायु या नमी के संपर्क में आने के बाद ये आग जलने लगती है। तो संपर्क दोनों धातु की जो कंडीशन है वो एक ही है, सर्वाधिक, अत्याधिक मतलब सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। तो इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ना ही इसको हवा में रखा जाता, ना ही नमी में रखा जाता। तो केरोसिन या यहाँ पे मिलेगा आपको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये ध्यान रखिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस अधातु, देखिए सॉरी मिस टाइप हो गया था, किस अधातु में धातु की चमक पाई। देखिए सभी धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है, चमक होती है। ये एक अपवाद है कि अधातु होकर भी चमकदार है, तो वो है आयोडीन। क्या है, आयोडीन। सभी धातुएं चमकदार होती है, इनका जो गुण होता है वो चमकदार होता है। ये अपवाद है, अधातु है और धातु ही चमक है इनमें, तो वो आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स-रे की खोज किसने की थी। एक्स-रे या एक्स किरणें की खोज है वो WC रोंटगन द्वारा की गई थी। किस द्वारा, रोंटगन, WC का पूरा नाम WC रोंटगन द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह ध्यान रखें, विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और इनकी खोज जो है वो WC रोंटगन द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गति के नियम किसने दिए। ये आप सबको पता है, गति के नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे। और न्यूटन द्वारा कितने नियम दिए गए थे, 3 नियम दिए गए थे। एक बात ध्यान रखें, न्यूटन की गति का प्रथम नियम पूछा जाता है, तो है जड़त्व का। जड़त्व का नियम जो है वो प्रथम नियम है। और इसको प्रतिपादित जो किया था वो गैलीलियो द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया था कि कोई वस्तु अगर समान अवस्था में अगर चल रही है या गति कर रही है तो तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो ये गति जड़त्व का जो नियम का जो सिर है वो गैलीलियो द्वारा किया गया था। और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कुल नियम जो थे वो 3 नियम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 28 फरवरी को बनाया जाता है। 28 फरवरी 1928, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस दिन क्या की गई थी, रमन प्रभाव की खोज की गई थी 28 फरवरी 1928 को। इसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और रमन प्रभाव की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, वो सीवी रमन द्वारा, सीवी रमन द्वारा खोज की गई थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया, वो इन्होंने रमन प्रभाव की क्या की थी, खोज की थी। और खोज जो है वो 28 फरवरी 1928 को की थी। और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है? देखिए प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार का कण होता है? प्रोटॉन जो है वो धनावेश युक्त होता है। देखिए धनावेश, एक मिसटाइप हो गया था, धनावेश युक्त कण होता है प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेश युक्त होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश युक्त होता है। इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और एक कण होता है न्यूट्रॉन, एक कण क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन कण का जो आवेश जो होता है वो शून्य होता है। आवेश क्या होता है? शून्य होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए इसे बोला जाता है उदासीन। उदासीन भी बोल सकते हैं, या इसका आवेश जो होता है वो शून्य होता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का जो है वो ऋण आवेश युक्त होता है, प्रोटॉन का धनावेश, और जो न्यूट्रॉन का होता है आवेश होता है वो शून्य होता है, तो हम बोल सकते हैं उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा परमाणु रिएक्टर जो था वो किस नाम से जाना जाता है? वो अप्सरा नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह ध्यान रखिए, एक मिनट, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा एक बात और ध्यान रखें, अप्सरा जो है ये भारत का ही नहीं एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। किसका? एशिया का भी और भारत का भी। ये मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? या दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व जो होता है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दूध का जो घनत्व है वो लेक्टोमीटर द्वारा, किस द्वारा? लेक्टोमीटर द्वारा। घनत्व भी दे सकता है शुद्ध की जगह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र। देखिए कास्टिक सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र है वो होता है NaOH। NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडे का होता है। CaO ये भी याद रखें, ये चूना पत्थर का होता है। चूना पत्थर का जो सूत्र है वो क्या होता है? CaO होता है। और CH3CO COOH जो होता है ये होता है सिरके का, सिरके जो अम्ल जो होता है उसका सूत्र होता है सिरका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन होता है, ये आप सबको पता ही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देख क्वेश्चन को सबसे पहले तो अच्छे से पढ़े, क्या लिखा है? सबसे लंबी कोशिकाएं पूछी गई है। क्या पूछी कि सबसे लंबी कोशिकाएं? तो लंबी कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे लंबी कोशिकाएं जो है वो तंत्रिका तंत्र होती है। अगर यहाँ लिखा होता बड़ी कोशिकाएं, क्या होता? बड़ी कोशिकाएं, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। बड़ी कोशिकाएं होती है वो अंड कोशिकाएं होती है। देखिए अंड कोशिका, सबसे बड़ी मानव शरीर की कोशिका है वो बड़ी पूछे तो अंड कोशिका होती है, और लंबी पूछे तो तंत्रिका तंत्र होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि वो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत या लीवर होती है, ये भी ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ये नहीं पूछा कि सेंटीग्रेड में या फारेनहाइट में या केल्विन में, ऑप्शन जो है वो सेंटीग्रेड में है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3 पैमाने होते हैं, 3 पैमाइश होती है। एक तो होता है सेंटीग्रेड, एक होता है फारेनहाइट। क्या होता है? एक होता है फारेनहाइट, एक होता है केल्विन। अगर फारेनहाइट में बात करें तो फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर फारेनहाइट में पूछे तो मानव शरीर का तापमान है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगर पूछे केल्विन में तो केल्विन में होता है 310 है केल्विन। और सेंटीग्रेड में जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, होता तो कम है ये, लेकिन ज्यादातर हमारे यही पूछो, ज्यादातर के लगभग ही आज तक जितने बार भी पूछा गया 37 पूछा गया, लेकिन मिनिमम थोड़ा कम होता है 37। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, मतलब सबसे ऊपरी परत या वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। अभी 5 परतें हैं। सबसे बाहरी मतलब ऊपरी जो परत होती है वो बहिर्मंडल होती है। क्या होती है? बहिर्मंडल होती है। अगर नीचे की बात करें, मतलब ये 5वें स्थान पे आती है बहिर्मंडल। नीचे की बात करें तो वो होती है क्षोभ मंडल। 1 नंबर पे क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। 2 नंबर पे क्या आता है? समताप मंडल परत आती है। 3 नंबर पे जो आती है वो मध्य मंडल आती है। और 4 नंबर पे जो आती है वो आती है आयन मंडल। और 5 नंबर पे जो आती है वो क्या आती है?
बहिर्मंडल आती है। तो सबसे ऊपरी या सबसे निचली परत पूछी जाती है, तो यहाँ पूछेगी सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी, तो सबसे निचली परत है वो क्षोभ होगी, बाहरी जो है वो बहिर्मंडल होती है। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन बम आधारित, देखिए हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस पर आधारित है, प्रक्रिया पर जो आधारित होता है, किस सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है, और नाभिकीय विखंडन जो है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर जो है वो परमाणु बम करता है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। क्लियर है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। देखिए सर्वाधिक जो ऊर्जा है, सर्वाधिक ऊर्जा पूछी गई कि किससे उत्पन्न होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा से उत्पन्न होती है। उत्पन्न पूछा गया, क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो वो वसा से होती है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे एक क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि एथलीट जो होता है उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है। वसा देखिए, विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, दो विटामिन होते हैं। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी और ई और के। तो सर्वाधिक विटामिन घुलनशील होते हैं वो वसा में होते हैं, इसलिए क्या है, जो ऊर्जा जो उत्पन्न जो होती है वो वसा से होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो किस कारण चिपकते हैं, वो चिपकते हैं दाब अधिक होता है ना, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण क्या है बर्फ के टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण है। आकाश का रंग जो नीला जो दिखाई देता है वो किस प्रक्रिया द्वारा दिखाई देता है, तो वो प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और एक उदाहरण और इनका ध्यान रखें, जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, अगर हम अपनी साधारण भाषा में बात करें, जब सूर्य उगता है या जब ढलता है, तो जब लाल रंग का जो दिखाई देता है, तो सूर्य उदय या अस्त होता है तो लाल रंग का जो दिखाई देता है वो प्रकाश प्रकीर्णन का ही उदाहरण है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28, जीन बने होते हैं, जीन जो है वो डीएनए के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टार्ट्रिक जो अम्ल होता है वो अंगूर या इमली में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये ध्यान रखिए, फार्मिक अम्ल पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल जो है वो जो बिच्छू होता है, जो जहरीले जो होते हैं, बिच्छू या मधुमक्खी जो होती है जिसके डंक में होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ज्यादातर ये ध्यान रखिए बिच्छू के डंक में ही पूछा जाता है, वैसे तो होता तो मधुमक्खी के भी है, लेकिन बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में होता है, और टार्ट्रिक अम्ल जो है वो अंगूर या ऑप्शन में नहीं है तो इमली मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, लोहे का शुद्धतम रूप होता है। देखिए सबसे शुद्ध जो लोहे का जो रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है वो पॉइंट कुछ में ही मात्रा होती है इसकी सर्वाधिक, और लोहे की मात्रा जो होती है वो 99% से अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसे शुद्ध लोहा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया रोग है ये ध्यान है, क्या है, बैक्टीरिया रोग है, और ये फेफड़ा जो है हमारे अंग को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। देखिए हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है, उसका कितना प्रतिशत होता है, तो उसका 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। और एक ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा में जल होता है, प्लाज्मा में क्या है, जल की मात्रा पूछी जाती है, काफी बार पूछा गया। तो जल की मात्रा जो होती है वो 92% होती है। कितनी होती है, 92% क्या है, प्लाज्मा में जल पाया जाता है, और हमारे रक्त में प्लाज्मा जो वो 55% पाया जाता है। और ये ध्यान कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की क्या है, चौथी अवस्था है प्लाज्मा।
क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। देखिए प्रकाश का निर्वात में सर्वाधिक वेग होता है। सबसे पहले तो याद है प्रकाश का निर्वात में सर्वाधिक वेग होता है, और ध्वनि का निर्वात में वेग क्या होता है? शून्य होता है, विपरीत होता है। ये ध्यान रखें, प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है और ध्वनि का जो वेग होता है निर्वात में शून्य होता है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में माध्यम नहीं होने के कारण क्या है, वेग जो है वो शून्य होता है। अब देखिए प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक दिन के प्रकाश के जो वेग का जो सिद्धांत जो ज्ञात किया था वो रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। तो क्लियर है, ध्वनि का वेग जो है शून्य जो होता है वो निर्वात में होता है, और सर्वाधिक जो होता है वो स्थिल में होता है, और प्रकाश का वेग जो है वो सर्वाधिक निर्वात में होता है। चलिए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक जो है वो तांबे धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? तांबे धातु के बनाए जाते हैं। और इस्पात के जो है वो स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इस्पात जो धातु है उसके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ये भी। और नरम लोहा जो होता है उसके अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो अब पीछे ही पूछा गया, तो जो एग्जाम लगा था 15 जनवरी को, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक। और स्थायी जो होते हैं वो इस्पात या के बनाए जाते हैं, और तड़ित चालक जो है वो तांबे धातु के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हीलियम के नाभिक में होते हैं। देखिए हीलियम जो होते हैं, हीलियम के जो नाभिक जो होता है, देखिए ऐसे होता है। तो हीलियम के जो नाभिक में जो होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन। एक और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भारी अवस्था में होता है। देखिए भारी दिशा में होता है, बाहर ऐसे चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है, और नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, चूने पानी को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? चूने का जो पानी जो होता है उसका दूधिया रंग जो है वो कौन सी गैस जो है कर देती है? तो वो कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, केशुरक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? केशुरक जो होती है हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें रज्जु की जो कितनी जोड़ियां जो होती है वो होती है 31 जोड़ियां। कितनी होती है? 31 जोड़ियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? बी की कमी के कारण होता है। और हमने पीछे पढ़ा था विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या था? थायमिन। तो बेरी जो रोग है वो थायमिन की कमी से होता है, यानी विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो भी राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, तिल्ली को कहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, तिल्ली या पलिया, तिल्ली को क्या बोलते हैं? पलिया। किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान जो होता है, जो नष्ट जो होती है वो आरबीसी का कब्रिस्तान है, वो तिल्ली या पलिया को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? देखिए मानव चेहरा जो होता है, हमारा जो चेहरा होता है, इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें कुल हड्डियां तो देखिए 14 होती है। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ज्यादातर पूछा जाता है वो कान की हड्डियां पूछी जाती है कि कान में कितनी हड्डी। देखिए कान में, एक कान में कितनी होती है? 3 हड्डियां होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कान में हड्डियां कितनी होती है? तो कुल हड्डियां जो है वो 6 होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो क्या होती है? कान की होती है। स्टेपिज जो हड्डी होती है वो हमारे कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियां होती है और हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कांच क्या होता है? कांच जो होता है, ग्लास जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं तो उसको द्रव बोल सकते क्योंकि ठोस भी होता है, और ना इसको ठोस बोलते क्योंकि अधिक तापमान होने के बाद क्या है कि कांच बहता है। तो ना ही द्रव की परिभाषा भांति कह सकते और ना ही हम ये बोल सकते कि ठोस होता है। तो उसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव बहने वाला। तो क्या है कि कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44, डूबते सूरज का रंग लाल होता है। देखिए पीछे ही पढ़ा था हमने, डूबते सूरज का जो रंग जो है, डूबते या उगते सूरज का जो लाल रंग दिखाई देता है वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसी कारण? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी जो होती है उसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमारी साइंस के ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद अगले भाग में मैथ होगी, तो अपना स्कोर जो है वो काउंट करें, और काउंट करने के बाद हमारे पास कमेंट में मैसेज अवश्य करें कि आपके सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन सही थे और सामान्य विज्ञान के कितने और मैथ के कितने। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 2/3, 5/6, 11/15, 7/8 निम्न में से सबसे छोटी भिन्न। देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो हमें दी गई है 2/3, एक दी गई है 3/5 और एक है 5/6 और एक दी गई है 11/15। 11/15। देखिए एक बात है ना कि इसमें सबसे ज्यादा जो युद्ध है एक ही लॉजिक होता है। बटे में भिन्न छोटी या बड़ी, अवरोही या अवरोही क्रम में पूछे तो ये सबसे पहले तो इसके 0 लगाते थे, सभी के 0। अब इसको भाग देंगे तो पॉइंट लग गया, तो भाग देंगे तो 6 × 18, 6 से चला गया। सबसे पहले हम एक एक संख्या से भाग देंगे। ये हमारा कितना था? 6। ये हमारा दूसरा क्या था? 50/6, 50/6। तो 8 छिका 48.8। अब 50। अगला क्या था? 11/50, 7/8 कर देते हैं इसको, 7/8 कर देते हैं तो 70 हो गया। तो 8 है 64, तो 0.8 आ जाएगा। फिर 11/50, तो 15 को 15 छिक्के 90, 15 7 है 105, एक संख्या से भाग देते हैं। अब देखते हैं अगर हमारा आंसर जो है एक बार भाग देने में क्लियर हो रहा है तो ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? 2/3, यानी ए ऑप्शन होगा। अगर नहीं हो एक में, जैसे ऑप्शन तो कटेंगे, एक बार भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, फिर दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 18 था, 2 बचा, फिर 20 से भाग देंगे तो 6, 66, फिर दूसरी इस तरीके से देख। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47, 1140 में से कम क्या जोड़ा जाए ताकि है पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले तो देखिए 1140 के आसपास का वर्ग देखिए कितने का आता है। तो 30 का 911 32, 33 का देखिए, 33 का जो वर्ग होता है 33 × 33 जो वर्ग होता है 1089। कितना होता है? 1089। तो ये कहीं कम है, क्या है? कहीं कम है, बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद 33 की अगली संख्या होती है 34। कितनी होती है? 34। 34 का होता है 1156। कितना होता है? 1156 होता है। अब देखिए 1156 जो है वो इस संख्या के आसपास है, इस संख्या के क्या है? आसपास है। अब 1156 जो है वो संख्या देखिए 1140 में कितनी जोड़ी जाए? ये 1156 हो सकती है क्या? सबसे पहले 40 जोड़ेंगे तो 1180 होगा, 1180 ज्यादा हो गया। फिर 16 काउंट करेंगे इसमें, कितने? 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 6, 5, 11। कितनी होगी? तो 1156। तो राइट आंसर होगा 22, सॉरी बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 48, किसी संख्या का 65% 260 है, यानी कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 65% 260 होता है? 65% 260 होता है। तो देखिए 260 है, यहां 100 लिख दूं। अगर मैंने यहां 100 लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये 260 है, ये 100% है। तो 260 है, कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 65% है। तो यहां लिखेंगे 65%, निकालेंगे इंटू 100 से करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। अब भाग देंगे, देखिए इसमें कितने का भाग जा रहा है? 13 का, सॉरी 13 से भाग दे सकते हैं इसमें। तो 13 का भाग कितने पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। इस पे देखिए 13 दूनी 26, 20 से चला गया, ये 5 से, ये 20 से। अब इसको काटेंगे तो ये कितने पे हो गया? 20 पे। तो 20 × 20 कितना होता है? 400, यानी कि वो संख्या 400 है जिसका 65% 260 है। 400 संख्या का 65% 260 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49,
₹1500 की राशि, ₹1500 की राशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 हो जाएगा, तो दर ज्ञात करो। क्या पूछा गया? दर ज्ञात करो। मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो दर ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, देखिए दर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे होता है मूलधन, मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू क्या होता है? समय। अब देखिए ब्याज कितना है हमारे पास, 180 इंटू 100। अब देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास कितना है? ₹1500 दिया हुआ है, तो यानी मूलधन हमारा 1500 हो गया। समय कितना है? इंटू 3 वर्ष, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 180 को 60 से काट देंगे, फिर ये 15 को 60 से काटेंगे तो 4, तो दर कितना हो गया? 4%। कितने होगी? 4%। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 50। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसकी मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखो आप सबको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड, चाल को अगर घंटा में दिया और मीटर प्रति सेकंड में पूछा हो तो 5/18 से क्या होगा? गुणा होगा। तो 72 से करेंगे तो 72 से इसको काटेंगे तो 18 चौके 72, तो इंटू 5, तो होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर इसका बी होगा। तो कैसी लगी आज का हमारा सेक्शन? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। अपना कोर्स एक बार काउंट करें, कितने क्वेश्चन अपने राइट थे, कितने रॉन्ग किए, तो एक बार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।